Hello guys, welcome to Nimbus IS. My name is Vikram Sharma and today we are going to start a new revision series from the perspective of HS prelim examination that is going to held on 1st of October 2023. इस सीरीज में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ from history, polity and geography that is going to be really helpful for you in order to crack this exam. ठीक है, तो let's just jump right into it. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मेंशन है एंड न्यूज़पेपर मैगजीन मेंशन है लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में उनके फाउंडर मेंशन है। पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अगर लिस्ट 1 की बात करें, सोम प्रकाशा न्यूज़पेपर फाउंड हुआ था 1858 में और ये जो है पहला पॉलिटिकल अवॉकनिंग न्यूज़पेपर था बंगाल में। ठीक है, और ये किसने फाउंड किया था? उनका नाम है दैट इज द्वारकानाथ विद्याभूषण जी ने सोम प्रकाशा को फाउंड किया था। दूसरी बात है रस्ट गोफ्तार, ये न्यूज़पेपर जो है 1854 में फाउंड हुआ था और किसने फाउंड किया था? दादा भाई नारोजी ने 1854 में। एंड थर्ड इज अ मैगजीन गिवन इज दैट इज बंगा दर्शना, ये मैगजीन जो है फाउंड की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1872 में। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसमें पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। इट मींस फर्स्ट पेयर देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है, दैट इज सोम प्रकाशा, गलत है। दूसरा पेयर रस्ट गोफ्तार दादा भाई नारोजी ने फाउंड किया था, तो पहला दूसरा पेयर सही है। थर्ड पेयर की अगर बात करें, बंग दर्शना द्वारकानाथ विद्याभूषण की जगह किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इट मींस पूछा क्या गया कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, वन ओनली, टू ओनली, ऑल ऑफ द अबव और नन? वन ओनली। ठीक है, ए शुड बी द आंसर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। वन सही है, टू सही है, बोथ सही है, नन सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है के अयप्पन। के अयप्पन जो है सोशल रिफॉर्मर रहे हैं केरल से। ठीक है, और इनके गुरु रहे हैं श्री नारायण। ठीक है, जिन्होंने SNDP मूवमेंट स्टार्ट किया था केरल में। सोशल रिफॉर्म रहे हैं SNDP मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा मानी जाती है। ये फाउंड हुई थी 1902 में। ठीक है, बीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। ऐसे ही के अयप्पन भी इसी से एसोसिएटेड थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी श्री नारायण राव ने, दैट इज वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। यहाँ पे स्टेटमेंट ये किसको मेंशन है? दैट इज के अयप्पन की। के अयप्पन की एक और दूसरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनके गुरु की थी। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। इट मीन्स पहली स्टेटमेंट जो है पूछी गई है दैट इज रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ज्योतिराव फुले के बारे में है कि उन्होंने डेडिकेट की थी अपनी बुक। कौन सी बुक थी उनकी? दैट इज गुलामगिरी। किसके लिए? टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, स्लेवरी को खत्म करने के लिए जिन्होंने फॉट लड़े हैं, जो उन अमेरिकन के लिए इन्होंने बुक डेडिकेट की थी। अब इन्होंने स्लेवरी, जो अमेरिका में स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी पहले भी, और उसको खत्म किया था इब्राहिम लिंकन ने। एक सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में 1860s में। ठीक है, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी थी और उन्होंने स्लेवरी को कंपेयर किया था इंडिया के कास्टिज्म से, कि इंडिया में कास्टिज्म को भी हमने खत्म करना है, उसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, वन एंड टू इज करेक्ट, नन इज करेक्ट। तो आंसर शुड बी बी ओनली, दैट इज ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ये 1757 में। और ये किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। 1757, 23 जून की बात है। सिराजुद्दौला जो जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव के जो कमांडर थे उनके आर्मी के, कौन? मीर जाफर, ये जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ते एक तरह से, ये बैटल में उतरते ही नहीं है। ठीक है, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे ये चाहते थे कि मैं नवाब बनूं। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, इस वजह से सिराजुद्दौला बैटल हार जाते हैं और उसके बाद मीर जाफर का बेटा सिराजुद्दौला को मार देता है। ठीक है, और कौन बनता है बंगाल का नवाब उस बैटल के बाद? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद नवाब बनते हैं मीर कासिम। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है। मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। रिजल्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्या मीर कासिम बनते हैं? नो, दैट इज मीर जाफर। मीर जाफर नवाब बनते हैं आफ्टर दिस बैटल। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सोवरेनिटी ऑफ द इंग्लिश ओवर कलकत्ता वाज रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज व्हाट हैपेंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जीत गए थे बैटल को, तो कलकत्ता में किसकी सोवरेनिटी, किसकी एक अधिकार बन गया था कलकत्ता के अंदर? ठीक है,
दैट इज ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ गया था कहाँ, बंगाल वाले रीजन में। दूसरी थर्ड स्टेटमेंट है ब्रिटिश एक्वायर्ड जमींदारी ऑफ 24 परगनास, जो कि रीजन है विद इन बांग्लादेश आज की डेट में, उसकी जमींदारी जो है ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर ली थी आफ्टर दिस बैटल ऑफ प्लासी। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है मीर जाफर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। क्या हुआ था, पहले मीर जाफर जो है वो नवाब बनता है आफ्टर सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी के बाद, लेकिन मीर जाफर जो है उसको हटा देते हैं गद्दी से। मीर जाफर को क्यों हटाते हैं, बिकॉज मीर जाफर जो है साथ देता है डच का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन इस एक बैटल होती है बैटल ऑफ बेदारा, इस बैटल में डच हार जाते हैं, किससे, ब्रिटिशर्स से। और जब इस बैटल में डच हार जाते हैं 1759 में ब्रिटिशर्स से, तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों की नजर में गिर जाता है और मीर जाफर को अंग्रेज हटा देते हैं, उसकी जगह उसके दामाद को क्या बना देते हैं, नवाब। दामाद कौन था, मीर कासिम, ठीक है। और मीर कासिम जब राजगद्दी में बैठता है, नवाब बनता है, तो पहले वो भी काफी प्लीज करने की कोशिश करता है ब्रिटिशर्स को, उनको गिफ्ट देता है, रिलैक्सेशन देता है टैक्सेस में, ठीक है। लेकिन उसको बाद में लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है उसको बहुत ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो अपने कंट्रोल को लूज करने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल लूज हो सके, वो शिफ्ट करता है अपनी कैपिटल कहाँ से, बंगाल से बिहार की तरफ, ठीक है, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, मीर कासिम इंस्टेड ऑफ जाफर, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। 2 and 3 सही है। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे दैट इज 2 and 3, बी ओनली, बी शुड बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दो लिस्ट मेंशन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ पॉलिसीज मेंशन है, लिस्ट 2 में गवर्नर जनरल मेंशन है, जिनके टाइम पे ये पॉलिसीज आई थी। हमने मैच करना है कौन सी पेयरिंग सही है, ठीक है। अगर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की बात करें, ये पॉलिसी जो है बफर स्टेट क्रिएट करती थी। ये पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आई थी 1772 के अराउंड, ठीक है। ये पॉलिसी आई थी और इस पॉलिसी में बफर स्टेट क्रिएट होते थे। मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो बंगाल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और इसको बचाने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेडर, फ्रॉम मराठास, फ्रॉम सिख्स, इन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया था अवध के रूप में, ठीक है। यहाँ पे ये अवध की टेरिटरी को कंट्रोल करते थे ताकि बंगाल को बचाया जा सके फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वर्जन, ठीक है। तो इसको एज ए बफर स्टेट क्रिएट किया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। दैट इज पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ऐसी एक पॉलिसी रही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें अगर लीगल हेयर नहीं है राजा का, तो उसकी टेरिटरी किसको चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। ये पॉलिसी जो है एक्सपेंशन की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी कब आई थी, इन 1848 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और पहला स्टेट जो इसका शिकार बनता है दैट इज सतारा। कहाँ है सतारा, इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, इसी तरीके से अवध भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बनता है, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस एक अगेन पॉलिसी है, बेलेस्ले के टाइम पे आई थी। ये कब आई थी, एट अराउंड 1798 में। और 1798 में इस पॉलिसी का सबसे पहला शिकार हैदराबाद बनता है, उसके बाद मैसूर, ठीक है। ये पॉलिसी जो है इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर जब किसी राज्य को जीत लेते थे, जैसे उन्होंने हैदराबाद को हरा दिया, मैसूर को हरा दिया, मराठा को हरा दिया, तो उनसे एक सिग्नेचर कराते थे एक ट्रीटी में। उसके अकॉर्डिंग एक रेजिडेंसी एस्टेब्लिश होती थी ब्रिटिशर्स की उस राज्य में, जिस राज्य को जीत लेते थे, ठीक है। और उस राज्य को कंट्रोल करने की ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी फ्रॉम लॉर्ड बेलेस्ले, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, अब अच्छी तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है उनकी, ठीक है। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, ये बहुत अच्छी पॉलिसी रही है एक तरीके से, बिकॉज यहाँ पे जब अफगान के साथ वॉर चल रहे थे ब्रिटिशर्स के, फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, तो उस अफगान वॉर में लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और इस टाइम पे मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी आई थी 1865 के अराउंड, किसके टाइम पे, जॉन लॉरेंस के टाइम पे। इन्होंने क्या किया, अफगान को इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया उसके इशू में, इंटरनल इशू में, ठीक है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी मानी जाती है इनकी, ठीक है। पूछा क्या गया है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये करेक्टली मैच नहीं है, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग आना था, डलहौजी होना था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस करेक्टली मैच्ड है, लॉर्ड बेलेस्ले के टाइम पे आई थी, ठीक है। एंड डी स्टेटमेंट दैट इज पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव किसके टाइम पे आई थी, जॉन लॉरेंस के टाइम पे, ना कि डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। इट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग, सो ओनली वन पेयरिंग इज राइट,
तो पूछा क्या गया कौन सी पेयरिंग सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, इट मीन्स ए शुड बी द आंसर, ठीक है, ओनली 1 पेयरिंग इज राइट, दैट इज सब्सिडरी अलायंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑन द अवंग वर नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक, जो हमारी कॉलोनिकल इकोनॉमी रही है, नेशनलिस्ट क्रिटिक कौन कौन थे, नाम मेंशन है यहाँ पे, करेक्ट नाम कौन कौन से होंगे, 6 नाम है, दैट इज फर्स्ट नाम है दैट इज दादाभाई नारोजी, सेकंड नाम है रमेश चंद्र दत्त, थर्ड नाम है गोपाल गणेश अगरकर, फोर्थ वन इज जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिफ्थ वन इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड द लास्ट वन इज महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। अगर दादाभाई नारोजी की बात करें, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो है इकोनॉमिक क्रिटिक रहे हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इनकी बुक है ये। इनके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ऑब्वियसली सोने की चिड़िया कही जाती थी, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे को इकोनॉमिकली हार्म पहुंचाया है उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। इसके बाद आरसी दत्त की बुक है, रमेश चंद्र दत्त, इनकी बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी बुक जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इन्होंने हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है थ्रू ब्रिटिशर्स ने जो किया है। अगर गोपाल गणेश अगरकर की बात करें, गोपाल गणेश अगरकर, तो ये जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, साथ में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी दैट इज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, इस सोसाइटी को फाउंड किया था इन्होंने, कब, 1884 के अराउंड, ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं ना कि इकोनॉमिक क्रिटिक, ठीक है। फोर्थ नेम है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी एक इकोनॉमिक क्रिटिक रहे हैं साउथ इंडिया से, ठीक है, और इन्होंने भी कमेंट किया है ब्रिटिशर्स के किस तरीके से उन्होंने देश को एक्सप्लॉइट किया है इकोनॉमिकली। फिफ्थ नेम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर रहे हैं, और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी दैट इज इंडियन एसोसिएशन इन्होंने फाउंड किया था अलोंग विद आनंद मोहन बोस इन 1875-76 के अराउंड, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन फाउंड की थी, ठीक है, और इनका ये लड़े थे हमारे सिविल सर्विस रिफॉर्म में फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इन अ वे, और ये आईएनसी के मेंबर भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, लेकिन ये जो है इकोनॉमिक क्रिटिक नहीं थे। सिक्स्थ नेम गिवन है महादेव गोविंद रनाडे। एमजी रनाडे एक इकोनॉमिक क्रिटिक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा में भी पार्टिसिपेट किया है, उसके भी फाउंडर माने जाते हैं ये, साथ में ये गुरु भी माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु किसके, गोखले के, और गोपाल कृष्ण गोखले खुद एक इकोनॉमिक क्रिटिक रहे हैं और पॉलिटिकल गुरु रहे हैं किसके, महात्मा गांधी के, ठीक है। इट मीन्स एक्सेप्ट 3 and 5 ऑल आर करेक्ट। सो पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्ट है, 1, 2, 4 and 6, बी शुड बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सेवरल हिल स्टेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन की वजह से इन्होंने हिल स्टेशन बनाए, शिमला बनाया, डलहौजी बनाया, बहुत सारे हिल स्टेशन जो है हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, बहुत सारी रीजन पे है, हिली रीजन पे, चाहे आप मसूरी की बात करें, चाहे आप बात करें साउथ इंडिया में ऊटी जैसे स्टेशन की, ठीक है, नीलगिरी में स्टेशन काफी इनके रहे हैं, हिली स्टेशन जहाँ पे ये अपने आर्मी को रखते थे, जहाँ पे अपने इक्विपमेंट रखते थे, या फिर जहाँ पे ये अपनी सेंटोरियम बनाते थे। तो ये क्यों बनाते थे उसके पीछे कुछ रीजन है, यहाँ पे क्या रीजन इन्होंने गिवन है, दैट इज 3 रीजन आर मेंशन, और कौन से स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। टू प्रोटेक्ट आर्मी फ्रॉम एपिडेमिक्स, ऐसा होता था बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है बिकॉज टेम्परेट रीजन से बिलोंग करते हैं, यूके जो है टेम्परेट रीजन में आता है, इंडिया जो है काफी हद तक ट्रॉपिकल कंट्री मानी जाती है, ठीक है, खासतौर से प्लेन रीजन में काफी गर्मी होती है, तो कहा बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी इनको ब्रिटिशर्स को, तो उससे क्योर रखने के लिए, कुछ भी ऐसी डिजीज से क्योर रखने के लिए ये जो है इन हिली रीजन में रहना स्टार्ट किया था। दूसरी बात है गार्डिंग फ्रंटियर्स, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज अगर हिमालय की बात करें, हिमालय जो है एक तरीके से बॉर्डर एक्ट करता है ब्रिटिशर्स के लिए फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अफगान जैसे रीजन से, ठीक है, म्यांमार जैसे रीजन से, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए फ्रंटियर बॉर्डर पे भी ये अपनी आर्मी को रखते थे, ठीक है, उसके लिए भी एक रीजन रहा है हिल स्टेशन को बनाने का। और डेवलपमेंट ऑफ सैनिटोरियम, सैनिटोरियम कौन क्या होता है, सैनिटोरियम होता है कि मान जो मतलब किसी भी टाइप से बीमारी से जूझ रहा हो कोई इंसान,
उसको क्योर करने के लिए, ठीक है, उसकी रिकवरी करने के लिए एक जगह है, दैट इज सेंटोरियम। तो हिल स्टेशन को जो है इसके रूप में भी देखा जाता था, ठीक है। साथ ही हिल स्टेशन का जो हमारा रीजन है उसका जो वेदर है काफी हद तक मैच करता है यूके के वेदर से, तो ब्रिटिशर जो है उसको काफी अपनापन महसूस करते हैं, ठीक है, इस वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही हिमाचल जैसे रीजन में बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड भी बने हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अगर बात करें सबसे पहला कैंटोनमेंट हिमाचल में, वैसे 7 कैंटोनमेंट है, देयर आर 7 कैंटोनमेंट एरियाज इन हिमाचल। कौन कौन से कैंटोनमेंट एरिया है हिमाचल में? अगर बात करें सबसे पहला कैंटोनमेंट एरिया दैट इज इन दक्षाई। कब बना था ये? इन 1847। द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट रीजन इन हिमाचल दक्षाई। कहाँ है ये? दैट इज इन सोलन एरिया, ठीक है। ऐसे ही सोलन में कौन सा है? कसौली है। ऐसे ही सोलन में सबाथू है, ठीक है। ये कंटोनमेंट एरियाज है। अगर शिमला की बात करें तो जतोग है, जतोग एक कंटोनमेंट एरिया है। ऐसे ही अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं चंबा की, चंबा में क्या है? डलहौजी है, डलहौजी एक कंटोनमेंट रीजन है। ऐसे ही बकलो चंबा में एक कंटोनमेंट रीजन है। अगर आप धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में यौल एक कंटोनमेंट एरिया है, जो कि ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के लिए, अपनी जो इनकी मिलिट्री होती थी उसको वहां रखते थे, ठीक है। और एज ए फ्रंटियर को गार्ड करने के पर्पज से भी बनाया जाता था। और इसी के साथ साथ इनके ये रीजन भी रहे हैं जो रीजन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर, इट मींस डी शुड बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया which of the following considered as a reason for the English success over the other colonial power in India? कौन सा रीजन रहा होगा कि इंग्लिश ही सफल रह पाया इंडिया को रूल करने के लिए? इंडिया में इतने टाइम तक 200 साल या उससे भी ज्यादा रूल किया है इंग्लिश ने इंडिया पे। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इंग्लिश ही आए थे। इंडिया में पोर्तुगीज सबसे पहले आए, वास्को डी गामा आए थे। कहाँ? कॉलीकट में। तो वास्को डी गामा जब आए थे तो वो भी यहाँ पे इंडिया में काफी हद तक उन्होंने भी एस्टेब्लिश की थी अपनी फैक्ट्रीज, उन पोर्तुगीज ने। उसके बाद डेन्स आए थे, डचेज आए थे, फ्रेंच आए थे। तो वो सफल क्यों नहीं हो पाए? इंग्लिश ही क्यों सफल रहे? उसके पीछे कुछ यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही बात बोल रही है कि इंग्लिश सफल क्यों रहे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की अगर बात करें, यूज ऑफ डेप्ट मार्केट बाय फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड अदर कॉलोनियल पावर। क्या ये जो दूसरी कॉलोनियल पावर थी, चाहे डच की बात करें, फ्रेंच की बात करें, डेन्स की बात करें या पोर्तुगीज की बात करें, क्या इन्होंने डेप्ट मार्केट का यूज किया था इंस्टेड ऑफ, अगर इंग्लिश की बात करें, उन्होंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया था। दूसरी स्टेटमेंट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लार्जली ओन्ड बाय द स्टेट एंड द शेयर होल्डर हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द इशू ऑफ कंपनी। देखो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, और इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस उतना ज्यादा था नहीं। वेराज अगर बात करें पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की, वेराज बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये जो है गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। बल्कि फ्रेंच तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल ही थी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वजह से इनमें शेयर होल्डर को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। उनको लगता था कि गवर्नमेंट संभाल लेगी, गवर्नमेंट हमारे को तो डिविडेंड दे ही रही है, तो हमने क्यों उतनी टेंशन लेनी है। वेराज इन केस ऑफ इंग्लिश ये प्राइवेट ओन कंपनी थी, तो शेयर होल्डर का ज्यादा जिम्मेवारी रहती थी, ठीक है। वो ज्यादा वहां पे उनकी डिस्कशन रहती थी कंपनी के हर एक मैटर में, उनका इंटरफेरेंस रहता था। अगर बात करें इनकी डेप्ट मार्केट की, तो डेप्ट मार्केट पॉलिसी जो है इंग्लिश की थी। ये क्या करते थे, अपने किसी भी वॉर को स्पॉन्सर करने के लिए डेप्ट में पैसा उठाते थे, ठीक है, बैंकों से, वहां के बैंकों से। और उस वजह से ये सफल रहते थे यहाँ पे बैटल को सक्सेसफुली लीड करने के इसमें। वेयरएज इनके साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है कि यूज ऑफ डेप्ट मार्केट बाय फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। फ्रेंच एंड पोर्तुगीज डेप्ट मार्केट का यूज नहीं करते थे, ये गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा थे। डेप्ट मार्केट का यूज कौन करता था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उस वजह से ये जो है वॉर को स्पॉन्सर करते थे इंडिया में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लार्जली ओन्ड बाय द स्टेट। क्या बोला मैंने? सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, whereas these companies are largely owned by the state। और यहाँ पे क्या होता था, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट था, whereas here शेयर होल्डर had little interest in the affair of the company, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पूछा क्या गया है, which of the statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली
1 and 2 इज करेक्ट, नाइदर इज करेक्ट, दैट इज डी शुड बी द आंसर। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 4 इवेंट गिवन है, इनको क्रोनोलॉजिकली आपने अरेंज करना है। अगर फर्स्ट इवेंट की बात करें, ब्रिटिश डिफीटेड डच इन द बैटल ऑफ बेदारा। अभी जब मैंने बैटल ऑफ प्लासी की बात की थी तो मीर जाफर जो है चाह रहा था कि डच के साथ वो समझौता करे और इंग्लिश को बंगाल से हटा दे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, डच हार जाता है इंग्लिश से। किस बैटल में, बैटल ऑफ बेदारा। इस बैटल को बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब हुई थी, 1759 में। ठीक है, जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इस बैटल में कौन हारता है, डच हार जाता है, किससे, इंग्लिश से। दूसरी बात, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। इंडिया में नादिर शाह का अटैक हुआ है, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ है। नादिर शाह की अगर बात करें तो उस टाइम जो है मुगल एम्परर कौन थे, दैट इज रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मुगल एम्परर हुआ करते थे दिल्ली में। ठीक है, नादिर शाह ने अटैक कब किया है, 1737 के अराउंड नादिर शाह का इंडिया में इन्वर्जन हुआ है। इन्होंने यहाँ से कोहिनूर का डायमंड लेके गए थे, साथ में पीकॉक थ्रोन भी। ठीक है, जब इन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था नादिर शाह ने। अब बात करते हैं, एट लखनऊ अशरफ उद्दौला बिल्ड बड़ा इमामरा। ये जो बिल्ड किया था लखनऊ में, ये किया था 1784 के अराउंड। किसने, अशरफ उद्दौला ने बड़ा इमामरा लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ जो है ये हुई थी 1707 में। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं औरंगजेब की डेथ से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ मुगल एम्परर जरूर रहे थे लेकिन इतने काबिल नहीं थे कि मुगल एम्पायर को संभाल सके। उस वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर भी शुरुआत हो जाती है औरंगजेब की डेथ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करने हो तो सबसे पहले क्या आएगा, दैट विल बी डेथ ऑफ औरंगजेब। इट मीन्स बी शुड बी द फोर्थ, शुड बी द फर्स्ट प्लेस। सो ए एंड डी एलिमिनेटेड, बी एंड सी बचता है। सेकंड की अगर बात करें तो नादिर शाह, दैट मीन्स 2, इट मीन्स बी इज द आंसर। इसमें थर्ड में क्या आएगा, दैट इज बैटल ऑफ बेदारा। एंड फोर्थ में क्या आएगा, दैट इज बड़ा इमामरा। किसने बिल्ड किया था, अशरफ उद्दौला ने। ठीक है, कहां पे, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पेयर इसमें गिवन है 3 फेमस पोर्तुगीज गवर्नर के नाम और उनकी अचीवमेंट। पूछा है कि कौन सी पेयरिंग सही है। ठीक है, पहला नाम है दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पोर्तुगीज गवर्नर थे ये फ्रॉम 1505 टू 1509। 1509। ठीक है, इनकी पॉलिसी रही है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इनका मानना यह था कि जो इंडियन ओशन पे रूल करेगा, जो इंडियन ओशन पे रूल करेगा वही इंडिया पे भी रूल करेगा। ठीक है, ये जो है मुस्लिम के एंटी थे। जैसे मुस्लिमों ने जब ऑटोमन एम्पायर का राइज हुआ था तो ऑटोमन एम्पायर ने पूरा ट्रेड कैप्चर कर लिया था इंडिया का, और यूरोप की एंट्री जो है, जो डायरेक्ट एंट्री थी उसको बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है उस ऑटोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस को घटाना चाहते थे और इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टे सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, कार्टे सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है इसको। दूसरा गवर्नर का नाम है दैट इज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। इनको रियल फाउंडर माना जाता है इंडिया में पोर्तुगीज पावर का। ये कब थे, 1509 ऑनवर्ड टू 1515 के दौरान अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। और इन्होंने जो है इंडिया में नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की थी, टोबैको टाइप क्रॉप्स। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने पोर्तुगीज को जो इंडिया में थे उनको कहा था कि इंडियन लोगों से, इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ ही मैरिज करें ताकि इनकी जो है यहीं पे जनरेशन बिल्ड हो सके। ठीक है, और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, जैसे एंटी सती के खिलाफ लड़े। ये एंटी सती इनका एक मंत्र रहा है। गोवा में इन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था। ठीक है, और इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था, किससे, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, किसने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने। ठीक है, दैट इज गोवा वाज कैप्चर्ड। सो यहाँ पे गिवन है दैट इज शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। सो ये इनका वर्क नहीं है। ठीक है, दैट इज नीनो डी कुन्हा ने ये किया था। नीनो डी कुन्हा शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530। ठीक है, जो इनका वर्क है दैट इज कैप्चरिंग गोवा फ्रॉम बीजापुर, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। इट मींस कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी पेयरिंग करेक्टली मैच्ड है, ओनली वन पेयरिंग इज करेक्टली मैच्ड, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनकी पॉलिसी रही है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए,
one pair is correctly matched, two pair is correctly matched, all correctly matched, it should be A आंसर, ठीक है, only one pair is correctly matched, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं आपने। 4 हिस्टोरिकल इवेंट है। अभी हमने बैटल ऑफ बेदारा की बात की, जिसको बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी ये फेमस है। कब हुआ था ये? 1759 में। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने गोवा को भी कैप्चर किया था। कब किया था गोवा को कैप्चर? किसने किया था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने कैप्चर किया था गोवा को बीजापुर के सुल्तान से। कब? 1510 में, ठीक है। एक मुगल एम्परर रहे हैं फारूक सियार, इन्होंने गोल्डन फरमान इशू किया था। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी उनके बाद कुछ वीक मुगल एम्परर रहे हैं, जिनका सबसे पहले थे बहादुर शाह, उसके बाद जहांगीर शाह, फिर आए थे फारूक सियार। फारूक सियार ने एक परमिट दिया था, एक राइट दिया था ट्रेडिंग करने का। किसको? ब्रिटिशर्स को। अपने राज्य में, मुगल एम्पायर में ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग करने का राइट दिया था फारूक सियार ने। कब दिया था ये? 1717 में। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बड़ा अधिकार था। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वैसे ही ब्रिटिशर्स को ये जब राइट मिला, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑल्सो, ठीक है। फारूक सियार ने ये क्यों दिया था? बिकॉज एक सर्जन जो कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने इनको ठीक किया था, इनकी बीमारी को, और उससे खुश होकर इन्होंने यहाँ पे इनको ट्रेडिंग राइट दिया था। साथ साथ यहाँ पे ओनली 3000 रुपीज पर एनम ब्रिटिशर्स को चुकाने पड़ते थे इनको उस ट्रेडिंग प्रिविलेज के अगेंस्ट, ठीक है। दैट इज इन 1717। और द लास्ट वन पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री, अगर परमानेंट फैक्ट्री की बात करें तो सूरत में बनाई थी 1613 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में, पहली फैक्ट्री परमानेंट वन, दैट इज इन 1613। वैसे ही उनकी जो पहली फैक्ट्री रही है जो टेम्परेरी थी, दैट इज इन कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली परमानेंट फैक्ट्री जो नहीं थी, दैट इज टेम्परेरी फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में रही है, जो कि कहाँ है? दैट इज इन आंध्र प्रदेश। जो भी कंपनीज इंडिया में आई है उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो पोर्तुगीज इंडिया है तो पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कैलीकट में, ठीक है। ऐसे ही कौन आया? इंग्लिश आए, पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में। ऐसे ही कौन आया? डच आए, डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से इंग्लिश आए, इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सूरत। इसी तरीके से डेन्स आए, डेन्स की पहली फैक्ट्री ट्रैंक्यूवार। ट्रैंक्यूवार कहाँ है? इज इन तमिलनाडु अगेन। त्रवणकोर भी जान बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में फ्रेंच आते हैं इंडिया में, और फ्रेंच की पहली फैक्ट्री इंडिया में, दैट इज इन सूरत अगेन, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी क्रोनोलॉजी की, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी 1613। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? सबसे पहला जो इवेंट हुआ था दैट इज गोवा कैप्चरिंग 1510, सो 3 शुड बी दैट फर्स्ट प्लेस, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा जो इवेंट हुआ था दैट इज 1613 में गोवा, क्या बोलते हैं, सूरत में पहली फैक्ट्री खुली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इट मीन्स फर्स्ट आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट। तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये बचता है, ठीक है। और जो फारूक सियार ने फरमान जारी किया था 1717 में, ये थर्ड प्लेस पे आएगा, एंड बैटल ऑफ बेदारा एट द फोर्थ प्लेस। तो आंसर शुड बी ए ओनली, ठीक है। That is it for today. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you.